टू ओनली आईएएस मॉडर्न इंडिया में ये हमारा 32nd लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब एग्जिस्टेंस में आता है तो उसके पहले ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। रैदर 1800 के बाद ही आपको कई प्रकार के ऐसे एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिल जाएंगे जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स ले रहे थे और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी थे। ये आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में भी मिलेंगे और सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा तेज हो जाएंगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी से हमारा मतलब 1800 से लेकर 1850 तक के समय से है और लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब 1850 से 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड है जिसके बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एग्जिस्टेंस में आता है, हम उस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन के साथ और एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए एग्जिस्टेंस में इंडिया में आता है और अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है। रैदर उसके पहले कई प्रकार के ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जो वर्क कर रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ द या अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। यद्यपि ये जो एसोसिएशंस पहले हुआ करते थे ये वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स के द्वारा डोमिनेट किए जाते थे, मतलब जो संभ्रांत वर्ग के लोग थे वही इन ऑर्गेनाइजेशंस में अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते थे और वही उसमें एक्टिव भी रहते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अतिरिक्त ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस के पहले थे इनका जो कैरेक्टर था वो रैदर लोकल और रीजनल हुआ करता था। मतलब ये पैन इंडिया लेवल पर अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं करते थे बल्कि एक सीमित एरिया होता था, एक सीमित लोकेशन होती थी जहां पर ये एक्टिव रहते थे और अपना काम करते रहते थे। ये कई सारे पिटीशंस वगैरह डालते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और अपनी डिमांड्स को रेस करते थे। उम्मीद करते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जस्ट मैनर में इनकी जो डिमांड्स है वो ग्रेजुअली पूरी करेगी, एटलीस्ट वो डिमांड्स जो पॉसिबल हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। कई प्रकार के रिफॉर्म्स की ये मांग किया करते थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन वाले चला रहे हैं इंडिया में गुलाम बनाने के बाद उसमें इंडियंस की भागीदारी को इंश्योर किया जाए और एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। यहाँ पर एजुकेशन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, कॉमन पीपल तक जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन है उसे पहुँचाया जाए। ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बनते हैं वो थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं। हम इसके पहले बात कर रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से लेकर 1850 तक के बीच का समय। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने वो कंपैरेटिवली जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था इंडियन सोसाइटी का या फिर जो वेल्दी लोग थे वो डोमिनेट करते थे, वही उसे बनाते थे और वही वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते थे। लेकिन 1850s के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुए जो हम लास्ट सेशन में राइज ऑफ नेशनलिज्म या बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म में कवर कर रहे थे कि इंडिया में एक इंटेलिजेंसिया इवॉल्व होता है, एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होता है। उसके बाद 1850s के बाद का जो समय आता है उसमें ये जो इंटेलिजेंसिया था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना शुरू करता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस आपको कांग्रेस के पहले मिलेंगे उसमें आपको कुछ सर्टेन एजुकेटेड ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन मिलेगा, लाइक लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स एटसेट्रा। और इनका जो एजेंडा था वो कंपैरेटिवली वाइडर था। जैसे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में लैंड होल्डर सोसाइटी आएगी तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा वो जो लैंड ओन करने वाली कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, उसके इंटरेस्ट को सर्व करना था। लेकिन बाद में जब कुछ एसोसिएशंस आएंगे तो उनका एजेंडा कॉमन लोगों से जुड़ा हुआ होगा, वो इंडिया की नीड्स को समझेंगे और उसके बेसिस पर अपनी डिमांड्स रेस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो इस टॉपिक का हम एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू अप्रोच दिस चैप्टर, या इस टॉपिक को हमें अप्रोच कैसे करना है, ये एक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसका रीजनल क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी या फिर जो भी प्री कांग्रेस एसोसिएशंस थे
वो रीजनल कैरेक्टर के थे, लोकल कैरेक्टर के थे, मतलब उनका जो प्रभाव था वो एक सर्टेन रीजन में हुआ करता था। तो चूंकि ये रीजनल कैरेक्टर के थे ही, तो आइए इन्हें रीजन वाइज ही क्लासिफाई कर लेते हैं। एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन थ्रू विच वी कैन इजिली अंडरस्टैंड वेरियस एसोसिएशन दैट वर बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस प्रकार की क्लासिफिकेशन से हम आसानी से ये चीज समझ सकते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले जो बंगाल में पॉलिटिकल एसोसिएशन थे हम उन्हें कवर कर लेंगे। बंगाल इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में जो एक डोमिनेंट एरिया था ब्रिटिशर्स के लिए दैट वाज बॉम्बे, और उसके बाद हम साउथ इंडिया में जाएंगे और मद्रास में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे उन्हें कवर कर लेंगे। तो इन 3 लोकेशंस में हम इसे कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये लोकेशंस आप मैप में देखिए, ये जो पूरा एरिया है इसे बंगाल में वैसे पोर्ट्रे किया गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरा बंगाल ही हुआ करता था। लेट मी चेंज दिस स्लाइड, हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए ये जो बंगाल का रीजन है उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की लोकेशंस आया करती थी। इसे थोड़ा और वाइडस्प्रेड तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। ये पूरा जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है दैट हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ बॉम्बे, और साउथ इंडिया को मद्रास में कैलकुलेट किया गया है। तो इन तीनों लोकेशंस में जो अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आए या एसोसिएशंस एग्जिस्टेंस में आए, अस्तित्व में आए, हम उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली में हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं इस चैप्टर को। पहले हम बंगाल में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस प्री कांग्रेस एरा में बने थे उस पर बात करेंगे, देन हम जाएंगे बॉम्बे पर, और उसके बाद हम जाएंगे मद्रास पर, और इन्हीं 3 फॉर्मेट में हम पूरा कवर कर लेंगे। इज इट ओके? दिमाग में पिक्चर बन गई कि पूरे इंडिया को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, ब्रिटिश इंडिया को, और 3 हिस्सों में हम इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। तो जब हम बात करेंगे बंगाल की, तो बंगाल में हम टोटल 6 पॉलिटिकल एसोसिएशंस कवर करने वाले हैं। पहला होगा द बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दैट विल बी द फर्स्ट वन। सेकंड वन विल बी द जमींदारी एसोसिएशन। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में। जो हमारा चौथा पॉइंट होगा दैट विल बी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे द इंडियन लीग के बारे में, और 6ठे नंबर पर हमारी चर्चा होगी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के बारे में। तो ये 6 पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं जो प्री नेशनल कांग्रेस एरा में हम डिस्कस करने वाले हैं इन द रीजन ऑफ बंगाल। इनकी चर्चा हम बंगाल में करेंगे। ओके, तो चलिए जब हम बात करेंगे बॉम्बे में, तो बॉम्बे में 3 पॉलिटिकल एसोसिएशंस पे हमें बात करनी है। द बॉम्बे एसोसिएशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1852। देन हम बात करेंगे द पूना सार्वजनिक सभा। पूना इज अ लोकेशन दैट यू कैन फाइंड इन महाराष्ट्र टुडे, जो कि बॉम्बे का ही रीजन है वर्तमान में। तो पूना में जो एक सार्वजनिक सभा को शुरू किया गया, द पूना सार्वजनिक सभा इसका नाम ही था, 1867 में ये एग्जिस्टेंस में आया। और 3rd नंबर पे हमें बात करना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में, दैट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1885, जो 1885 में अस्तित्व में आया। ओके, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहां पर हम मद्रास के बारे में। मद्रास में हमें मेजरली 2 ही पॉलिटिकल एसोसिएशंस कवर करने हैं। पहला मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दूसरा मद्रास महाजन सभा। सो जस्ट 2, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि एक्चुअली में ये चैप्टर कैसे अप्रोच होने वाला है। नाउ यू आर क्लियर विद इट। तो चलिए बॉम्बे, सबसे पहले बंगाल, देन बॉम्बे, देन मद्रास। बंगाल में टोटल 6 एसोसिएशन हम कवर करेंगे। जब हम बॉम्बे में आएंगे तो 3 कवर करेंगे और मद्रास में 2। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं इनके साथ। तो शुरुआत करते हैं बंगाल के साथ, और बंगाल में जो पहला एसोसिएशन हम कवर करने वाले हैं दैट विल बी बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है, इसे राजा राममोहन रॉय के जो एसोसिएट्स थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने इसे तैयार किया। इसे लॉन्च किया गया था 1836 में, और 1836 में जब इसे लॉन्च किया गया तो इस बंग भाषा प्रकाशिका सभा को जो लीडरशिप मिली दैट वाज बाय गौरी शंकर तारकाबागिश। गौरी शंकर तारकाबागिश ने इसे अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करवाई। उन्होंने जो एजिटेशन स्टार्ट की, उनका जो मेन एजेंडा था, जो मेन डिमांड्स थी, वो कुछ इस प्रकार से थी कि जो हायर गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ पर इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाए, प्रेस को
फ्रीडम दी जाए और जो जमींदार ग्रुप है इंडिया का, जो ऑप्रेस करता है, परेशान करता है रईयत को, यानी कि कॉमन फार्मर्स को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को थोड़ी सी रियायत दी जाए, उन्हें थोड़ी सी सहूलियत दी जाए। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ बंग भाषा प्रकाशिका सभा। अब देखिए, जो सेकंड पॉलिटिकल एसोसिएशन हम बंगाल में कवर करने वाले हैं, दैट इज लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ 1837। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, नाम से स्पष्ट है, लैंड होल्डर्स मतलब ऐसे लोग जिनके पास जमीन है। तो जमींदार जो वर्ग है उसने इस सोसाइटी का गठन किया। ये जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, इसे इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बिगिनिंग मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी के साथ ही इंडिया में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट होती हैं। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1837 में माना जाता है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1837। इसका जो एसोसिएशन था लैंड होल्डर्स सोसाइटी का, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो लैंड होल्डर्स थे उनके साथ था, यानी कि वहाँ का जो जमींदार वर्ग था उसकी इसमें भागीदारी थी और उन्हीं के बेसिस पर या उन्हीं के इंटरेस्ट को रेज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी किया गया था। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था? क्लास इंटरेस्ट को सर्व करना था। क्लास कौन सी? लैंड होल्डर्स की क्लास, नाम से स्पष्ट है, इतना तो कुछ टेक्निकल इसमें है नहीं। तो जो जमींदारों का हित था उसे साधने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था, इस एसोसिएशन को बनाया गया था। किसी भी उद्देश्य से बनाया गया हो, एटलीस्ट नेटिव इंडियंस ने इसे बनाया था और एक बिगिनिंग करी थी, क्योंकि जब शुरुआत होने की बात होती है ना, एक बार शुरुआत हो गई, एक पर्पज से हुई, एक पर्पज अगर सर्व होने लगा तो दूसरे क्लास ऑफ सोसाइटी को भी लगेगा ना कि जमींदार अगर अपना एसोसिएशन बना सकते हैं तो मजदूर क्यों नहीं बना सकते। तो एक बिगिनिंग होना बहुत जरूरी होता है, वो कहीं से भी हो जाए। तो इन्होंने शुरुआत कर दी, इसके बाद कई प्रकार के एसोसिएशंस एग्जिस्टेंस में आते भी हैं। कई सारे बहुत ही प्रोमिनेंट लोग इस लैंड होल्डर सोसाइटी के मेंबर थे। उनके नाम आप देख सकते हैं, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकमल सेन, भावनी चरण मित्र। These were a few people who were associated with landholders society. If you are clear with this landholder society, let's go ahead. जो हमारा अगला एसोसिएशन है that is ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ 1839। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ 1839, इसे 1839 में फाउंड किया गया था, वो तो वहीं से समझ में आ रहा है। 1839 जब पहले ही बोल दिया तो इट्स वेरी क्लियर। ध्यान देने वाली बात यह है दैट वाज नॉट फाउंडेड इन इंडिया, rather it was founded in England। इसे इंडिया में फाउंड नहीं किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यहां पर जो लोग भी सोसाइटी का गठन कर रहे हैं वो इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कह रहे हैं। दैट पोर्ट्रेज कि हो सकता है ब्रिटेन में रहने वाले कुछ लोग हों जो इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बोले, तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। वैसे इस सिमिलर नाम के कुछ और एसोसिएशंस भी आएंगे जो इंडिया में ही बिल्ड होंगे, बनेंगे, बट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को 1839 में इंग्लैंड में बनाया गया था, इंडिया में नहीं। ये तो पहली बात है। अब इंग्लैंड में बनाया गया था तो देयर इज अ प्रिटी पॉसिबिलिटी कि किसी ब्रिटिशर ने ही बनाया हो, एंड दैट वाज श्योर। इसे बनाया गया था विलियम एडम्स के द्वारा। अब विलियम एडम्स जो कि एक ब्रिटिशर हैं, वो इंडियन के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भला क्यों बनाने लग गए? इसका रीजन यह है कि राजा राममोहन रॉय के वो बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे, दोनों लोगों के बहुत दोस्ताना संबंध थे। तो राजा राममोहन रॉय के जाने के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि इंडियंस को जो ऑप्रेस किया जा रहा है, जो मुहिम राजा राममोहन रॉय ने शुरू की थी, उसमें उन्हें अपना योगदान देना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू मेक अ सोसाइटी विद द नेम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उन्होंने जो इंडिया का कॉज था उसे रेज करना शुरू किया, जो इंडियंस के इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको रेज करना शुरू किया। और उनके इस इनिशिएटिव में उन्हें मदद मिलती है जॉर्ज थॉम्पसन की, विलियम एडम्स की और मेजर जनरल ब्रिक्स की। सो ही ऑल्सो हैड अ फ्यू एसोसिएट्स जिन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उनकी इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की मदद की। उन्होंने ये किया कैसे? व्हाट वर देयर अप्रोच? उनका अप्रोच ये था कि वो मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते थे कई सारे प्लेसेस पर और इंडिया की कंडीशंस के बारे में लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते थे। उद्देश्य ये था कि अगर लोग इंडिया की सिचुएशन के बारे में अवेयर होंगे तो वो वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। देखिए,
इंडियंस ने एक की तो पकड़ ली थी, ऑल्दो दे वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल इन दैट पार्ट, बिकॉज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल नोशन उस समय चल रहा था। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ऑल्दो ब्रिटिशर्स आर ऑप्रेसिव एंड दे आर इन द फेवर ऑफ कॉलोनीज टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि उनके पास मैक्सिमम कॉलोनीज हो ताकि ब्रिटेन पावरफुल बना रहे, माइटी बना रहे और उनके इंटरेस्ट सर्व होते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में रहने वाला हर एक आदमी एवल माइंडेड था। देयर वर मेनी पीपल जो नहीं चाहते थे कि किसी भी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जाए। अगर उनकी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया भी जा रहा है तो एटलीस्ट उनके इंटरेस्ट को भी सर्व किया जाए। ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को गैदर करने का प्रयास इंडियंस ने भी किया और कुछ ब्रिटिशर्स ने भी किया, ताकि वो इंडिया में जो ऑपरेशन है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, उसे रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। ऐसा ही प्रयास ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के द्वारा भी किया गया था। अभी हम देखेंगे कि कुछ इंडियन एसोसिएशंस ने भी इस प्रकार के प्रयास किए। ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, ये बात हो गई कि अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते थे। 1841 में यानी कि 1841 में ये जो सोसाइटी थी, इन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया विद द नेम ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट। ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट वाज द न्यूज़पेपर दैट वाज पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और वहां पर वो इंडियंस के जो कंसर्न्स थे, इश्यूज थे, उसे पब्लिश किया करते थे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। ठीक है, फिर देखिए 1951 में क्या होता है। 1951 में ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इसका नाम बदल जाता है। नाम कैसे बदल जाता है? एक्चुअली में एक मर्जर होता है, उस मर्जर के बाद इसका नाम बदल जाता है और 1951 के बाद जो इसका नाम बनता है दैट वाज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1951 के बाद ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसका नाम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाता है, क्योंकि ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इसमें मर्जर होता है लैंड होल्डर सोसाइटी का। लैंड होल्डर सोसाइटी को कई बार जमींदारी सभा भी कहा जाता है। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसका मर्जर होता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नया एसोसिएशन बिल्ड होता है और उसे ही कहा जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सो नाउ यू गॉट इट कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में जिसे फाउंड किया गया है 1843 में और इसके 8 साल बाद यानी कि 1851 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन दैट वाज लैंड होल्डर सोसाइटी, इसमें मर्ज हो जाती है एंड इट गॉट अ न्यू नेम दैट वाज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इज इट ओके? इतना समझ में आ गया? चलिए, अब इन्होंने किया क्या, इस पर भी तो चर्चा कर लेते हैं ना। खाली नाम बदल देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, कुछ काम करेंगे तब तो मजा आएगा ना। तो देखते हैं इन्होंने काम क्या किया। वैसे इनकी लिमिटेशंस थी, यू कैन अंडरस्टैंड 1850s में ये बियॉन्ड लिमिट तो कुछ कर नहीं सकते थे। अ फ्यू टास्क वर परफॉर्म बाय देम, लेट्स सी व्हाट दे डिड। ओके, क्या करते थे? पेटिशन भेजते थे, जो उनका फेवरेट काम था। खाली बैठे रहते थे तो एक पिटीशन लिखते थे और डाल देते थे। तो इन्होंने पिटीशंस डाले ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जहां पर उन्होंने कुछ डिमांड्स की। डिमांड्स कुछ इस प्रकार से थी कि जब भी कोई नया चार्टर एक्ट आए, अगर ब्रिटिश, उन्हें पता था कि 20 साल बाद नया चार्टर एक्ट आने वाला है, 1833 में इसके पहले आया था, एंड दे टोल्ड एट दैट टाइम कि अगला हम 20 साल बाद लेकर आएंगे। दे वर इन 1851, इन्हें पता था 2 साल बाद 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे इनके चार्टर के, तो ये नया चार्टर लेकर आएंगे। इनका इंटेंशन ये था कि इनको पिटीशन 2 साल तक देते रहो, ताकि जब ये नया चार्टर लेकर आए तो हमारी कुछ डिमांड्स उसमें इंक्लूड कर दें। तो ये कुछ सजेशंस दे रहे थे कि हमारी भी बात सुन लीजिए, हमारी भी बात मान लीजिए, ये चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए। तो जो उन्होंने डिमांड्स अपने रखी थी वो कुछ इस प्रकार से थी। उन्होंने ये कहा कि आप एक सेपरेट लेजिस्लेचर पॉपुलर कैरेक्टर का बनाइए। पॉपुलर कैरेक्टर का मतलब यह है कि अलग ही बना दीजिए, अलग कर दीजिए। अब देखिए, लेजिस्लेटिव फंक्शन तो पहले भी अलग हो गए थे। 1833 में जब ये बोल दिया गया कि लॉर्ड मैकॉले विल परफॉर्म हिज फंक्शन ओनली व्हेन द गवर्नर जनरल्स बॉडी विल परफॉर्म इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन, नॉट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये कब कह दिया गया? 1933 में ही बोल दिया गया कि जो मैकॉले है वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तभी बैठेगा जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। जब वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी तब ये लॉर्ड मैकॉले वहां नहीं बैठेगा।
अब इससे ये तो तय हो गया कि फंक्शंस तो डिफर कर गए, डिफरेंशिएशन होगा तब तो क्लियर होगा ना ये। लेकिन इनका ये कहना था कि आप सेपरेट लेजिस्लेचर ही बना दो, फंक्शन मत अलग करो। फंक्शन तो हो गया, ये तो पता ही है कि ये कानून बनाने वाला काम है, ये लागू करने वाला है, दैट इज क्लियर नाउ। बट एटलीस्ट आप एक अलग बॉडी बना दो जिसमें अलग मेंबर्स हों। पॉपुलर करेक्टर में वो ये तो चाहते थे कि चुन कर जाएं लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो टोल्ड कि आप एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखो, दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर करप्शन वगैरह पैदा होता है। उनका ये भी था कि जो हायर ऑफिसर्स हैं आप इनकी सैलरी रिड्यूस करो, कम सैलरी दो इनको, ज़्यादा पैसे देते हो इसका कोई मतलब नहीं है। वो साल्ट ड्यूटी को अबॉलिश करने की बात कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप इस पर भी टैक्स वसूलते हो, गरीब आदमी कैसे खाना खाएगा, क्या नमक रोटी भी नहीं खाएगा क्या वो? जो अबकारी और स्टाम्प ड्यूटीज़ वगैरह वेरियस टैक्सेस थे उसको भी ये कम करने की मांग करते हैं। सारी डिमांड्स तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स विल नॉट हियर, बट कुछ डिमांड्स उनकी एक्सेप्ट कर ली गई और 1853 में 6 मेंबर की एक गवर्नर जनरल की काउंसिल लेजिस्लेटिव पर्पज से बना दी गई, जिसको कहा गया कि आप कानून बनाओ। हो सकता है उनका ये पहले से प्लान रहा हो, बट इनको तो ऐसा ही लगा कि चलो हमारी डिमांड जो है वो कंप्लीट हो गई, हमारी बात इन लोगों ने आखिर मान ही ली। तो ये इन्होंने डिमांड रखी और कुछ डिमांड इनकी पार्शियली कंप्लीट हो गई। कई सारे इंटेलेक्चुअल्स इस सोसाइटी में थे, एसोसिएशन में थे, जैसे कि राजेंद्र लाल मित्रा, राम गोपाल घोष, पियरी चंद्र मित्तर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये जो प्रोमिनेंट लोग थे ये इस एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। जो फर्स्ट कमेटी इसकी बनी उसके प्रेसिडेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पहली कमेटी बनी उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए ही वॉज राजा राधाकांत देव, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें सेक्रेटरी का पद दिया गया। ये जो एसोसिएशन है ये या एक सोसाइटी ये जो थी ये एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया करती थी जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट, देशभक्त हिंदू। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रयास इस एसोसिएशन के द्वारा किए गए। जो हमारा नेक्स्ट एसोसिएशन है दैट इज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया मतलब जहां भी ये बन रहा है इंडिया वहां से ईस्ट में है। कहां बन रहा होगा, कहां से इंडिया ईस्ट में पड़ेगा? अगर आप ब्रिटेन में बैठ जाएंगे, बेसिक ज्योग्राफी आपने देखी होगी, तो ब्रिटेन हमारे वेस्ट में है, पश्चिम में है, और हम ब्रिटेन के ईस्ट में हैं, पूर्व में हैं। तो अगर कोई ईस्ट इंडिया बोल रहा है मतलब वो इंडिया में तो नहीं बैठा है, इंडिया ईस्ट में है, क्योंकि सारी बात इंडिया के लिए हो रही है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में जो ये एसोसिएशन बन रहा है, जहां भी बन रहा है इंडिया उसके ईस्ट में है, तो ये एसोसिएशन बन रहा है लंदन में। लंदन में यानी कि ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में अगर ये एसोसिएशन बन रहा है तो डेफिनेटली इंडिया ईस्ट में पड़ जाएगा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में बनाया गया था, फाउंड किया गया था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा 1866 में। इज इट ओके? ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ भी जाए। एज आई टोल्ड दैट पार्ट इज कंपैरेटिवली फैक्चुअल एंड फ्यू इंफॉर्मेशन विल हैव टू पुट इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम because it can be asked, it have been asked in earlier time too। पहले भी यूपीएससी इन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछ चुकी है, यूजुअली वो मैच करने को दे देते हैं, इनसे मैच कर दीजिए, यू नीड टू नो। तो कुछ की दिमाग में रहेगी तो बात बन जाएगी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मतलब जहां भी बना वहां से इंडिया ईस्ट में है, तो ब्रिटेन में बना, लंदन में बना। दादा भाई नौरोजी जी ने इसे बनाया 1866 में। वो वहां पर जो पब्लिक ओपिनियन है उसे प्रभावित करना चाहते थे, वहां के आम जन को। जो बात हमारी पहले हो रही थी कि हमें पता था कि ऑल ब्रिटिशर्स आर नॉट एविल माइंडेड। अगर हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हो सकता है वो हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट करें और अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, हमें कुछ सहूलियत मिल जाए। तो इंग्लैंड में इंडियंस के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए दादा भाई नौरोजी जी ने ये एसोसिएशन तैयार किया। बाद में इस एसोसिएशन की जो ब्रांचेस थी वो इंडिया की कई सारी सिटीज में भी खोली गई। तो चलिए, उम्मीद है कि ये आपको याद रह जाएगा। नाउ द इंडियन लीग, नेक्स्ट एसोसिएशन द इंडियन लीग। जो इंडियन लीग है इसे 1875 में एस्टैब्लिश किया गया था। इन सभी एसोसिएशंस को टाइम वाइज अरेंज किया गया है। जो पहले आए उन्हें मैंने आपको पहले बता दिया है, जो बाद में आ रहे हैं उनको मैं बाद में बता रहा हूं। तो जो इंडियन लीग थी इसे 1875 में शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो यही था कि जो इंडियंस हैं
उनके मन में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म इनकलकेट किया जाए और उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन को इनकरेज किया जाए ताकि वो पॉलिटिकली थोड़े अवेयर हो जाएं, थोड़े एक्टिव हो जाएं, अपनी डिमांड्स को समझें। शिशिर कुमार घोष जी एक बहुत ही नोटेड इंडियन जर्नलिस्ट थे और अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर भी थे। ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, शिशिर कुमार घोष जी वॉज द फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया जाने वाला एक न्यूज़पेपर था 1868 में। सो दीज वर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन लीग। ये कुछ बहुत ही आधारभूत बातें थी जो इंडियन लीग के बारे में हमने डिस्कस की। जो हमारा अगला एसोसिएशन है दैट इज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जिसे हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो नो इट विद द नेम द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये देखिए, इंडियन लीग को सुपरसीड करता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है, और इसे फाउंड किया गया था 1876 में। कुछ यंगस्टर्स बंगाल के जो नेशनलिस्ट फीलिंग से ओतप्रोत थे, उन्होंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, और उन्हें शह मिल गई। शह का मतलब ये है उन्हें समर्थन मिला, पैट्रोनेज मिला, सपोर्ट मिला। किसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का। लेट मी क्लियर इट। उन्हें समर्थन या सपोर्ट मिल गया, पैट्रोनेज मिल गया। पैट्रोनेज तो नहीं कहेंगे तो बड़ी चीज हो जाएगी, बट दे गॉट सपोर्ट। सपोर्ट उन्हें किसका मिला? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का और आनंद मोहन बोस जी का, जो कि खुद भी प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज ब्रिटिश इंडिया की एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो चल रही थी, इसके पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे वो लार्जली कुछ एक, जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो ये तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार वर्ग था, उसी के हित को साधने का प्रयास कर रहे थे। ये लोग परेशान थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, आनंद मोहन बोस जी ये नहीं चाहते थे कि ऐसी एक्टिविटीज़ हों। वो आम जन की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे या ब्रिटिश तक पहुंचाना चाहते थे। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था, इसे सपोर्ट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन रहा, जिसका प्री कांग्रेस के पहले की सारी बातें हो रही हैं, जिसका उद्देश्य ये था कि हर उस लेजिटिमेट मींस यानी कि रास्ते का इस्तेमाल किया जाए जिसकी मदद से हम पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट अंग्रेजों से ले सकें इंडियंस के लिए। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसोसिएशन। इन्होंने कई सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने रखे जिसे अटेन करने के लिए प्रयास करते हैं। इनका पहला तो ये था कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस को लेकर स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन तैयार करना है। जब तक कई सारे लोग एक डिमांड नहीं करेंगे तब तक ब्रिटिशर्स सुनने वाले नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसे यूनिफाई करना है, एक करना है। कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए हम एक पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तब सरकार के ऊपर दबाव बनेगा एंड मे बी वो हमारी बात मान लें, सुन लें। और उन्होंने कई तरीके के इश्यूज पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि 1877 में जब इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एग्जाम देने के लिए इंडियंस की एज को 21 ईयर से घटाकर, मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूं, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। मतलब अगर आपकी उम्र 19 साल से ज्यादा हो गई, यू कैन नॉट अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसे इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। ये जो एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इन्होंने कुछ और भी डिमांड्स रखी, जैसे कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो सिर्फ इंग्लैंड में हुआ करता था। आप इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, बट यू डू नॉट हैव फेयर टू गो टू इंग्लैंड। आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप ब्रिटेन जा सकें, तो आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। दैट वाज वेरी हार्ड टास्क एट दैट टाइम। अभी तो देखिए आप क्लोजेस्ट सेंटर चूज करते हैं, मतलब जो मेरे घर से बहुत नजदीक हो, या जो मैं जहां रहता हूं। इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली तो मुझे सेंटर दिल्ली में चाहिए। इफ यू आर स्टेइंग इन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया तो आपको अपना सेंटर वहां पर चाहिए। एंड यूपीएससी प्रोवाइड्स, यूपीएससी आपको वो सेंटर देती भी है जहां तक भी पॉसिबल हो पाता है। और वो क्या बोल रहे थे कि आपको इंग्लैंड में जाके एग्जाम देना है। अब यूपीएससी बोल दे कि आप सारे सेंटर अंटार्कटिका में बनेंगे। कितने लोग देने जाएंगे एग्जाम अंटार्कटिका में? या चलो थोड़ा नजदीक कर देते हैं, आर्कटिक में रख लेते हैं। एकदम बढ़िया सा बर्फ रहेगी, आसपास कुछ वो क्या कहते हैं पोलर बियर्स आ जाएंगे और कुछ सील्स आ जाएंगे, उनके साथ बैठ के आपको एग्जाम दीजिएगा। जा पाएंगे आप लोग? शायद नहीं जा पाएंगे। तो इंग्लैंड कैसे जाते? मुश्किल हो रही थी, फेयर की बात थी, पैसे की बात थी। जिनके पास पैसा है वो तो चले जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है दे कैन नॉट अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये बात की गई कि आप एग्जाम इंडिया में भी ले लो। और जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उनके इंडियनाइजेशन की मांग की गई कि हमें भी तो एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दो ना, आखिर आप हमें रूल कर रहे हो, बस सम चांस टू हमें भी थोड़ा मौका दे दीजिए, हम भी देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। उन्होंने कुछ कैंपेन्स भी चलाए। जो रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट था, जहां पर इंडियंस को बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखने से रोक दिया गया। कुछ ट्रेडिशनल क्लास है इंडिया का जो हथियार लेकर ही चलता है, जैसे सिख कम्युनिटी, वो अपने साथ एक तलवार या एक चाबुक लेकर चलते हैं, एक चाकू नॉट चाबुक लेकर चलते हैं। तो ये उनका ट्रेडिशनल राइट है, रिलीजियस राइट है, आप उसे छीन रहे हैं। तो फिर इसका विरोध शुरू हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हुई, जो इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर जर्नल्स छप रहे थे उन पर नकील कसी जाने लगी कि आपसे कभी भी बोला जा सकता है कि आप जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हो आप बताओ उसमें क्या लिखा है, डिमांड किया जा सकता था। तो इस चीज का विरोध करना शुरू किया गया। इस एसोसिएशन की ब्रांचेस को ओपन किया गया अदर टाउन्स एंड सिटीज में भी, और मतलब बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में भी कई सारे इसके ब्रांचेस ओपन किए गए। इवन बंगाल के बाहर भी इसकी ब्रांचेस ओपन की गई। जो मेंबरशिप फीस थी बहुत कम रखी गई। कम रखने का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एसोसिएशन की मेंबरशिप अवेल कर सकें। ये जो एसोसिएशन था इसने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, यू कैन अंडरस्टैंड, कलकत्ता में है या बंगाल में है, लेकिन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर कर रहा है, जो कि कलकत्ता में आयोजित किया गया दिसंबर में 1883 में। अभी तक ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस रेयर थी।
बट इन्होंने स्पॉन्सर किया, जहां पर कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डेलीगेट्स वहां पर आते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से, इकट्ठा होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पर बातचीत होती है। ये जो एसोसिएशन है इसे फोर रनर माना जाता है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मतलब आईएनसी के पहले अगर कोई एसोसिएशन था जो पैन इंडिया लेवल पे कुछ करने का प्रयास कर रहा था, सो दैट वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस एसोसिएशन। और बाद में होता यह है कि जब आईएनसी बन जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1886 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाते हैं। सो यू गॉट इट। हमने बंगाल में जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे वो कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी विल गो अहेड। द बॉम्बे एसोसिएशन 1852। अब हम बात करें कहां पे कर रहे हैं, बॉम्बे में। बंगाल वाला कवर हो गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉम्बे। बॉम्बे में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, राजनीतिक जो समूह बने, उन पर बात करेंगे। तो तीन एसोसिएशंस की बात करनी है, ग्रुप्स की बात करनी है। द बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ 1852, देन वी विल टॉक अबाउट द पूना सार्वजनिक सभा ऑफ 1867 एंड द थर्ड वन विल बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऑफ 1885। सो लेट्स गो अहेड विद दीस थ्री एसोसिएशंस इन बॉम्बे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, जो पहला है बॉम्बे एसोसिएशन। इस पर बात करते हैं। जो बॉम्बे एसोसिएशन है, ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था कहां, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसके पहले कलकत्ता में तो एक्टिवनेस दिख रही थी, कलकत्ता में कई तरीके के एसोसिएशन बिल्ड हो रहे थे, बट नॉट इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में ये जो बॉम्बे एसोसिएशन था, ये पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था। और अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली लेट में बनता है। कब बनता है, यहां पर आपको बताया गया, इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1852। ये 1852 में एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब वहां पर पॉलिटिकल एसोसिएशन के बनने की शुरुआत काफी देर से होती है। इस एसोसिएशन को फाउंड करने वाले कुछ प्रोमिनेंट लोगों में थे नौरोजी फरदोन जी, नारायण दीनानाथ जी, डॉक्टर भानु दाजी और दादा भाई नौरोजी। इसके अतिरिक्त सर जमशेद जी, जीजी बॉय, ये सभी लोग बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन्स थे जिन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन को बिल्ड किया इंडियन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। इसे बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम समय समय पर जो सरकार है उसे रिमाइंड करवाते रहें, उन्हें याद दिलाते रहें टाइम टू टाइम, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, कि जो एग्जिस्टिंग एवल्स चल रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें रिमूव किया जाए और ऐसे मेजर्स प्रपोज किए जाएं, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं सरकार की ओर से जो हमारी या कॉमन पीपल की जो इंजरीज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्यूस करें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बॉम्बे एसोसिएशन को बनाया गया। इन्होंने जो पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन था इंडियंस के लिए, हमें हर जगह से बाहर किया जा रहा था, जुडिशियल सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हर जगह से ऐसे जो इनिशिएटिव्स लिए जाते थे, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती थी कि इंडियन बाहर हो जाए। तो इस पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन का विरोध करना इन्होंने शुरू किया ऑल हायर सर्विसेज में, जो भी उच्च पद थे, वेरियस स्ट्रीम्स में, जो भी हमने डिस्कस किए वहां पर। तो वहां पर जो इंडियंस का एक्सक्लूजन था उसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया। और जो लेविस एक्सपेंडिचर किया जा रहा था उन लोगों के ऊपर, उन यूरोपियंस के ऊपर जो इंडिया में इन उच्च पदों पर आते थे, उनका भी विरोध किया गया कि आप इतना पैसा उन्हें देते हैं, खराब करते हैं, और हमें तो बाहर कर देते हैं, हमारी तो एंट्री भी नहीं है। ऐसी पॉलिसीज हैं कि इंडियंस ना जाने पाए, बाकी जो वहां से आ रहे हैं उन्हें आप भर भर के थैले पैसे दे रहे हैं, और वो भी किसके, हमारे यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसी को। अब बात करते हैं पुणे सार्वजनिक सभा के बारे में। 1867 में फाउंड किया गया महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा। बिल्कुल याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे जी ने पुणे सार्वजनिक सभा को फाउंड किया। ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ब्रिज तैयार किया जाए इस एसोसिएशन के रूप में, इस सभा के रूप में। लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार से अर्ज किया जाए कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो लोगों के हितों में हो, मतलब अच्छी पॉलिसीज को सरकार से लोगों तक लेकर आया जाए। दे वांटेड टू मेक अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये एक प्रकार का सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ब्रिटिश इंडिया में, जो पीजेंट्स के लीगल राइट को पॉपुलराइज करना चाहता था। किसानों को भी तो कुछ अधिकार दीजिए, ये जमीन उनकी है, नहीं छीनी जा सकती, या इतने समय तक ये उस पर अपनी खेती कर सकते हैं, ये उनके लीगल राइट्स की डिमांड करना शुरू करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन था इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिकर्सर भी माना जाता है। मतलब इसने एक बैकग्राउंड तैयार किया कि एक पैन इंडिया लेवल का एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आए, जिसका फर्स्ट सेशन महाराष्ट्र में ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में। इसे स्टार्ट किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा और केटी तेलंग जी के द्वारा 1885 में। दैट वाज द ईयर व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो केम इनटू द एक्जिस्टेंस। तीन नाम है, आई विल रिपीट फॉर यू, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुके हैं। जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी लिटन की, लॉर्ड लिटन की, एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी जो आई, इन सभी से जो पॉलिटिकल अनरेस्ट तैयार हुआ, इन पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। जहां रेफरेंस रिक्वायर्ड है वहां मैंने आपको दे दिया है। तो जो अनरेस्ट शुरू होता है, इस मतलब इन सभी कंट्रोवर्सी की वजह से बॉम्बे में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट स्टार्ट होता है, और इसी अनरेस्ट के बैकग्राउंड में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में आता है। ये एसोसिएशन बनाते हैं और इन मुद्दों को उठाना शुरू कर देते हैं। सो वी अंडरस्टूड अबाउट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मद्रास, साउथ इंडिया में आते हैं। मद्रास में जो एसोसिएशन बने उनकी बात करते हैं। तो दो एसोसिएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट वन इज मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज मद्रास महाजन सभा। क्योंकि नाम में ही मद्रास है तो आपको समझने में समस्या नहीं होगी कि साउथ इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी इनको बनाया जा रहा है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। इसे 1852 में बनाया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की ही तर्ज पर। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तीन नाम ले रहा हूं मैं, रिपीट करता हूं आपके लिए। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, बॉम्बे एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इन तीनों लोगों ने अलग अलग पिटीशंस भेजे, कहां, लंदन में, ब्रिटेन, जहां पर वो सभी अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं। मजे की बात यह थी कि इन तीनों एसोसिएशन की डिमांड्स मोर एंड लेस सिमिलर थी। मतलब जो डिमांड मद्रास नेटिव एसोसिएशन की थी, जो डिमांड बॉम्बे एसोसिएशन की थी, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की थी, दैट वाज मोर एंड लेस सिमिलर। और इससे भी मजे की बात यह थी कि ब्रिटिशर्स ने एक भी डिमांड नहीं मानी, तीनों लोगों की रिजेक्ट कर दी। आपको क्या लगा था कि तीन के तीनों लोग एक ही डिमांड रखेंगे तो ब्रिटिशर्स मान जाएंगे? नहीं। सो दैट वाज जस्ट इन्फॉर्मेशन, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि इन तीनों लोगों ने अलग अलग सेम काइंड ऑफ पिटीशंस डाली थी, बट ब्रिटिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। दे वांटेड कि इनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1853 में इनकॉर्पोरेट करी जाए, बट मोस्ट ऑफ देयर डिमांड्स वर रिजेक्टेड। जैसे कुछ एक डिमांड्स तो इंडियन एसोसिएशन की पूरी करी गई थी, उन्होंने एक सेपरेट लेजिस्लेचर तैयार कर दिया था, बट ये मोर एंड लेस क्लियर था कि वो ऐसा कोई सेपरेट लेजिस्लेचर बनाने के मूड में पहले से भी थे। खैर,
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मद्रास महाजन सभा के बारे में। मद्रास महाजन सभा 1884 में फाउंड की गई। किसने फाउंड किया? एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चालू। ये तीन नाम हैं। चूंकि आपको नाम, ईयर, एसोसिएशन की लोकेशन याद रखनी होती है, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दीज नेम्स। यूपीएससी इन नामों पर प्रश्न पूछ चुकी है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चालू। इन तीन लोगों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा को फाउंड किया। इन्होंने कोऑर्डिनेट किया बाकी जो लोकल एसोसिएशंस थे उनके साथ और लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे अवेयर करने का प्रयास किया। तो चलिए, यहां पर हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि इंडिया के वेरियस पार्ट्स में कांग्रेस के पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी कई तरीके के पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटीज बनाई गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इन्होंने कई प्रकार की डिमांड्स भी सरकार के पहले रखी थी। उन डिमांड्स पर भी एक स्लाइड व्यू ले लेते हैं कि उसके पहले इन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी थी। सबसे पहले तो इन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन के ऊपर इंपोज की जा रही थी उसके लिए डिमांड करी 1875 में। ये चाहते थे कि इंपोर्ट पर वो ड्यूटी लगी रहे। कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में आ चुकी थी, ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करी थी, वो रॉ कॉटन को प्रोसेस कर रहे थे, तो यहाँ का कॉटन खरीदा जा रहा था। अगर वो इंपोर्ट भी करने लग जाएंगे क्योंकि वो ड्यूटी हटाना चाहते थे, तो इससे तो इंडियन कॉटन प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो जाएगा। सो दे डिमांडेड फॉर इट। उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं 1878-79 में उसके इंडियनाइजेशन की डिमांड रखी। दे डिमांडेड फॉर रिटर्न्स ऑफ अफगान एडवेंचर। वो नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में जाके अटैक किया जाए और उससे इंडियन रिसोर्सेज को यूज किया जाए, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी डिमांड्स रखी। उन्होंने जो आर्म्स एक्ट आया 1878 में, जहां बिना लाइसेंस हथियार रखने पर मनाही की गई, उसके खिलाफ भी अपने पिटीशंस वगैरह डाली, प्रयास किए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ भी इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। जो वॉलंटियर कॉर्प्स हुआ करते थे, जो यूरोपियंस के लिए ही होते थे, केवल यूरोपियंस उसे ज्वाइन कर सकते थे, उसमें इंडियंस की ज्वाइन करने का या जो करने की जो मांग थी उसके लिए भी उन्होंने डिमांड्स पेश की। उन्होंने प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, मतलब ये जो पूरा प्लांटेशन लेबर्स को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उनके एक्सप्लॉइटेशन को इंश्योर करने के लिए ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट भी लाया गया था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी प्लांटेशन लेबर बिना परमिशन के टी गार्डन्स को छोड़ के नहीं जा सकता, उसे वहीं रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये जो था बिना परमिशन, वो रियरली परमिट करते थे, मतलब उन्हें बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था। दैट वाज रियली ऑपोजिट। तो इसके खिलाफ इन एसोसिएशंस ने आवाज उठाई। एल्बर्ट बिल जो आया था उसके सपोर्ट में, जहां पर इंडियन जजेस को इक्वल राइट देने की बात की जा रही थी एज पार विद द यूरोपियन जजेस। जो ऑल इंडिया फंड था पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए, उसे इन्होंने गैदर करने का प्रयास किया। ब्रिटेन में कैंपेन्स चलाई ताकि प्रो इंडिया पार्टी वहां पे आ सके सत्ता में। वो वहां पर जाते थे, डिमांड रेज करते थे कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए जो इंडिया के लिए लिबरल हैं, उनके फेवर में हैं। तो वो एक ऐसा वहां नोशन क्रिएट करने के लिए कैंपेन करते थे। उन्होंने जो मैक्सिमम एज रिड्यूस कर दी गई थी सिविल सर्विसेज में 21 टू इसे 19 कर दिया गया था, उसके लिए भी डिमांड्स करी। और जो इंडियन एसोसिएशन था उसने इस क्वेश्चन को उठा लिया और ऑल इंडिया एजुटेशन इसके खिलाफ शुरू किया, जिसे पॉपुलरली इंडियन सिविल सर्विस एजुकेशन के नाम से पुकारा गया। तो कांग्रेस के पहले ये कई सारे एसोसिएशंस एग्जिस्टेंस में आते हैं और इन एसोसिएशंस ने कई सारे की रोल प्ले किए। तो आज के इस कंप्लीट सेशन में हमने ये देखा कि कांग्रेस के पहले कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडिया में रहे, उन्होंने कई तरीके की डिमांड्स रेज की, पिटीशंस लगाई और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज हो सके और अपनी एक्टिविटीज को